नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी बेटियां। स्कूल से लौटकर देखा नीचे स्कूटर खड़ा हुआ था। थोड़ा दिमाग पर जोर दिया तो याद आया फूफा जी का है। मन में थोड़ा खटका भी हुआ। अपने रिश्तेदारों में मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ थी तो इसी इंसान से, पता नहीं क्यों। ऊपर आकर देखा मेरा अंदाज एकदम सही था। श्रीमान फूफा जी सोफे में धंसे हुए थे और माँ तिपाई पर बैठकर उनसे बात कर रही थी। माँ पर बड़ा गुस्सा आया। तिपाई क्या कोई बैठने की चीज़ है? कुर्सी पर बैठ जाएंगी तो क्या फूफा जी की बेइज्जती हो जाएगी? पता नहीं कौन से युग में जी रही हैं। उन्हें नमस्ते करके मैं भीतर चली गई। दीदी चाय छान रही थी। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। अरे तू हाथ मुँह तो धो ले। पर मैं मानी नहीं, ट्रे लेकर बाहर आई। माँ उठो तो, वहाँ कुर्सी पर बैठो, मैंने आदेशात्मक स्वर में कहा। ये दीदी के बस का थोड़े ही था। माँ के उठते ही मैंने ट्रे तिपाई पर रखकर आगे सरका दी और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गई। आजकल कहाँ हो? वहीं निवेदिता में। पेमेंट ठीक ठाक करते हैं? हाँ, प्राइवेट स्कूल के हिसाब से ठीक ही करते हैं। मुझे डर लगा कि अब वे पूछेंगे कितना देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं गोल ही कर जाती ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा पूछना अभद्रता है। पर उनका अगला प्रश्न था, सुनीता आजकल क्या कर रही है? बंसल ग्रुप में है, पिछले 7 सालों से वही हैं। वे लोग तो बनिए हैं, काम कसकर लेते होंगे और पेमेंट के नाम पर ठेंगा। इस प्रश्न का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वे बोले, विनीता वही है सर्किल ऑफिस में? जी। अब तो उसके 2 इंक्रीमेंट ड्यू हो गए होंगे। कुल मिलाकर कितना पड़ जाता होगा? माँ मुंह खोलने ही वाली थी कि मैंने उनका हाथ दबाकर उन्हें चुप कर दिया और खाली कप लेकर भीतर चली आई। दीदी, इतनी अच्छी बात है ना कि हम 3 ही बहनें हैं, नहीं तो शायद यह इंटरव्यू भी खत्म ही नहीं होता। बोर हो गई मैं तो। अरे ये आदमी को दूसरी कोई बात ही नहीं करता। दीदी बोली, तुम्हारे आने से पहले यही सब कुछ मुझसे पूछा जा चुका है, तो फिर दोबारा पूछने की क्या तुक थी? कहीं इनकी पोस्टिंग इनकम टैक्स में तो नहीं हो गई? क्या पता, पर उन्हें सबकी सैलरी में बड़ा इंटरेस्ट है। माँ से भी पेंशन का हिसाब ले चुके हैं। छोटी अगर इनके सामने आ गई तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम दोनों ने तो इन्हें झेल भी लिया, पर उसमें इतना पेशेंस नहीं है, कुछ भी बोल देगी। मैं थोड़ा बाहर ही बैठती हूँ। माँ को भी उनके साथ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। एहतियात के तौर पर मैं पुनः बाहर आकर बैठ गई। स्कूल में 5 घंटे मगजमारी करने के बाद घर आकर थोड़ी देर लेटने का मन होता है। ईश्वर से मना रही थी कि ये बोर प्राणी जल्दी से विदा ले ले, पर वे थे कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोचा होगा अब आए हैं तो तीसरी से भी मिलकर ही जाएंगे। विनीता रोज की तरह 6:15 बजे लौटी। घर में अनचाहे मेहमान को देखकर वह भी थोड़ी सी बोर ही हो गई, पर नमस्ते तो करनी ही थी। उन्होंने छूटते ही प्रश्नों की बौछार कर दी। और सुनाओ, कैसा चल रहा है? जी ठीक है। आजकल तुम्हारे सीई कौन है? अग्रवाल, RK अग्रवाल। दफ्तर तो शायद तुम्हारा MP नगर में है ना? जी। फिर लंच के लिए न्यू मार्केट तक क्यों आती हो? MP नगर तो होटलों से भरा पड़ा है। विनीता का चेहरा एकदम फक हो गया। फिर धीरे धीरे वह तमतमाने लगा। मैंने एकदम कहा, छोटी दीदी कब से चाय लेकर बैठी हैं, जल्दी से जाकर ले लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। उसे तो खिसकने का बहाना ही चाहिए था। मैं तुरंत भीतर चली गई। अब फूफा जी माँ से मुखातिब हुए। आज दोपहर को एक छोरे के साथ होटल में खाना खा रही थी। मैंने सोचा आपको आगाह कर दूं, कल को कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। मुझे तो जैसे आग लग गई। माँ भीतर की ओर मुंह करके विनीता को तलब करने जा ही रही थी कि मैं फुफकार कर उठ खड़ी हुई। फूफा जी, आप तो वल्लभ भवन में है ना? फिर लंच के लिए रोज पहाड़ी उतरकर न्यू मार्केट तक आते हैं? वे एकदम सकपका गए। फिर तुरंत संभल कर बोले, रोज कौन आता है अनीता? दोस्त लोग इसरार करते हैं तो कभी कभार मानना भी पड़ता है। तो यही आप विनीता के लिए क्यों नहीं सोचते? लड़की नौकरी कर रही है, ऑफिस में कभी किसी को ट्रीट देनी भी पड़ती है, कभी किसी से लेनी भी होती है। तो अब वह पिद्दी सी लड़की भाई साहब की बराबरी करेगी? माँ झल्लाई, देखिए मैंने तो अपना समझकर आपको सावधान कर दिया, आगे आपकी मर्जी। नहीं फूफा जी, आपने अपना समझा होता तो वहीं रुककर उससे बात करते, लड़के का पता ठिकाना पूछते। वह तो आपने किया नहीं, शिकायत करने यहाँ दौड़े चले आए। आपको यह शोभा नहीं देता। चुप कर लड़की, माँ गुर्राई। पर मैं चुप नहीं हुई। कहा, फूफा जी पापा की तेरही खाकर आप जो गए हैं तो उसके बाद आज दर्शन दिए हैं। इस बीच आप लोगों ने कभी यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोग कैसे जी रहे हैं? अपने लोग क्या ऐसे होते हैं? वे एकदम उठ खड़े हुए। चलता हूँ भाभी जी, मैं नहीं जानता था कि आपकी बेटियों के पर निकल आए हैं, उन्होंने कहा और दनाते हुए सीढ़ियाँ उतर गए। उनके जाते ही माँ मुझ पर फट पड़ी। 2 मिनट चुप नहीं रह सकती थी तुम? हर बात का जवाब देना क्या जरूरी है? अब वे पूरी बिरादरी में जाकर मेरे नाम के कसीदे पढ़ेंगे कि लड़कियों को क्या अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे बोलने का शौक नहीं है माँ,
पर तुम्हारी वजह से बोलना पड़ता है। तुम ही अगर अपने बच्चों का पक्ष लेती, उनकी गलतियों को छुपा लेती तो क्या परेशानी थी, पर नहीं, तुम तो उल्टे सबके सामने ही डांटने डपकने लग जाती हो। अभी जो मैंने भूपा जी को खरी खोटी ना सुनाई होती तो तुम उन्हीं के सामने छोटी का झोंटा पकड़कर पूछताछ शुरू कर देती। इसी तमाशे की उम्मीद में तो वे आए थे, पर बेचारों को निराश लौटना पड़ा। तो तुम क्या समझती हो वे चले गए हैं तो मैं छोटी को बख्श दूंगी? उससे पूछोगी यही ना, तो इत्मीनान से पूछ लेना वह कहीं भागी तो नहीं जा रही। देखो माँ, लड़कियों से अगर नौकरी करवानी है तो दिल और दिमाग दोनों खुले रखने होंगे। दुनिया जहान की लड़कियां नौकरी करती हैं, क्या सब ऐसे रंग बखेरती हैं? क्या रंग बखेर दिए उसने? किसी ने कुछ कह दिया और तुम लगी ताल ठोकने। इसी से तो रिश्तेदारों को शह मिलती है। मैंने वह विषय वहीं समाप्त कर देना चाहा था, पर तभी विनीता सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ पूछो माँ, क्या पूछना है? इस समय वह काफी सहज लग रही थी। उसका आत्मविश्वास देखकर लग रहा था कि वह संभावित हमले के लिए तैयार होकर आई है। उसकी दिलेरी से माँ चौंकी तो, पर विचलित नहीं हुई। दबंग स्वर में पूछा, होटल किसके साथ गई थी? फूफा जी ने बताया तो था। लड़के का नाम बता। क्या इस शहर के सब लड़कों को तुम जानती हो? वह तुझे होटल क्यों ले गया था? अभी अनुदी ने बताया तो था, नौकरी में यह सब चलता ही रहता है। तेरे पापा भी तो उसी दफ्तर में थे, सुपरिटेंडेंट थे, पर उन्हें तो कभी किसी ने खाने का निमंत्रण नहीं दिया। यह मेरा कसूर तो नहीं है माँ, और तुम अगर जरा जरा सी बात पर यूं पंचायत लेकर बैठ जाओगी तो ठीक नहीं होगा, कह देती हूँ। उसने जैसे धमकी ही दे डाली। सुनीता दीदी ने बीच बचाव किया। यह बात नहीं है विनी, तुम इतनी छोटी हो इसी से फिक्र होती है, और तुम्हारा दफ्तर तो घाघ लोगों से भरा पड़ा है। तो यह तब नहीं पता था जब मुझे नौकरी पर भेजा था। छोटी तो मैं तब भी थी, शायद आज से भी 3 साल छोटी थी। उसका रुख एकदम आक्रामक हो गया था। नौकरी को लेकर वह बेहद टची हो गई है। सब जानते हैं कि यह नौकरी उस पर जबरन थोपी गई है, और यह जतलाने का एक भी मौका वह हाथ से नहीं जाने देती। नौकरी करने का मतलब यह तो नहीं कि जिस तिस के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरो। माँ बदस्तूर जारी थी। अब बस भी करो माँ। विनीता, भगवान के लिए तू ही चुप हो जा। चल कमरे में चलकर आराम करते हैं। आई हूँ तब से यही चकचक मची हुई है। मैं उसे खींचकर कमरे तक ले गई। वह हम बहनों का साझा कमरा था, पर उसने मुझे भीतर आने ही नहीं दिया। एक तरह से परे धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपमानित सी बाहर खड़ी रह गई। दीदी रसोई में सब्जी काट रही थी। मैं भी पहुंच गई। लाओ मैं कुछ करवा दूं। क्यों, आज ट्यूशन नहीं जाना है क्या? जाना भी चाहूँ तो कैसे जा सकती हूँ? वो महारानी तो दरवाजा बंद करके बैठ गई है। आई हूँ तब से मैंने न मुँह धोया है न कपड़े बदले हैं। ऐसी भूतनी सी कैसे चली जाऊँ? आज ना जाओ तो अच्छा है। क्यों? माँ को एक तुम ही काबू कर सकती हो। मुझे तो वह घास नहीं डालती, तुमसे ही डरती हैं। आज तुम ना होती तो अच्छा तमाशा हो जाता। तमाशा वैसे भी कौन सा कम हुआ है। आज तो हमने झुग्गी झोपड़ी वालों को भी मात कर दिया। मैंने कनस्तर से आटा निकालते हुए कहा। अरे रहने दे। दीदी परात खींचने लगी। तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगी? तुम्हारा मुँह देखूंगी? वही देखने लायक होता तो क्या बात थी, दीदी ने उसास भरकर कहा। अपने सामान्य रंग रूप को लेकर बेचारी बड़ी कुंठित होती रहती हैं। उनकी यही व्यथा उन शब्दों में प्रकट हो रही थी। विषय बदलने की गरज से मैंने कहा, और माताराम कहाँ हैं? गैलरी में बैठी चौधरी आंटी की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रवचन में जाना है ना। बेचारी चौधरी आंटी, वह इनकी तरह फुर्सत में थोड़ी ही हैं। बेचारी घर भर को खाना खिलाएंगी तब बाहर निकलेंगी। यहाँ तो फुर्सत ही फुर्सत है। अच्छा दीदी, अगर हमारे यहाँ 3 बहनें नहीं होती, सब भाई ही होते, तो माँ क्या करती? उन्हें भी रसोई में जोत देती। तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी खूब दौड़ता है। दीदी मेरी बात पर हंस रही थी, पर मैंने कोई गलत नहीं कहा था। पापा की मृत्यु के बाद से माँ ने किचन में पाँव नहीं दिया था। कहती, अब किसके लिए बनाऊं, जैसे हम लोगों का कोई वजूद ही ना हो। हमेशा अपने दुख को लेकर बिसूरती रहती। कभी यह नहीं सोचा कि केवल उन्हीं पर वज्रपात नहीं हुआ है, उनकी बेटियां भी अनाथ हो गई हैं। उनका रुख देखकर हम लोगों ने आपस में काम बांट लिया था। दीदी सुबह 9 से 2 बजे तक काम पर जाती थी। मेरा स्कूल 12 से 5 तक का था, इसलिए सुबह का खाना मैं बनाती थी, शाम को दीदी देख लेती थी। विनीता छोटी थी और हमेशा छोटी ही बनी रही। भाभी जी, नीचे से चौधरी आंटी की आवाज़ आई। माँ तो तैयार ही थी। उन्होंने भीतर आकर जैसे दीवारों से कहा, मैं जा रही हूँ, और चली गई। हम दोनों निःशब्द उनका सीढ़ियों से उतरना सुनते रहे। बड़ी देर बाद दीदी बोली, अनु, माँ का कुछ करना पड़ेगा। क्या? देखो ना, इतना पूजा पाठ करती हैं, व्रत उपवास करती हैं, सत्संग में जाती हैं, पर उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि और भी बदतर होता जा रहा है। दीदी ठीक कह रही थी। पापा की मृत्यु के बाद से माँ बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी। पता नहीं कैसी असुरक्षा की भावना उनके मन में घर कर गई थी कि वे हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगी थी। मेरी तो उनसे हमेशा झड़प हो जाती थी। दीदी बेचारी बहुत शांत और सहनशील हैं, पर मैं बहुत मुंहफट हूँ।
किसी की गलत बात तो मैं सह ही नहीं सकती। विनीता को इतने दिनों तक हम लोग छोटी सी मासूम सी गुड़िया समझते थे, पर जब से नौकरी करने लगी है वह मेरे भी कान काटने लगी है। माँ चली गई तो दीदी ने कहा, अनु एक बार दरवाजा खटखटा कर देख तो, मुझे डर लग रहा है। तुम क्या सोचती हो वह पंखे से लटक जाएगी? चुप कर, जो मुंह में आया बोल देती हो। फिर डर किस बात का लग रहा है? मैंने छेड़ा। दीदी झेप गई। यही डर लग रहा है रे, आजकल रोज तो किससे सुनती हूँ। फिर भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आत्महत्या वे करते हैं जिनके सपने टूट जाते हैं। विनी ने तो अभी सपने देखना शुरू किया है। मेरा अनुमान एकदम सही था। करीब 8:30 बजे वह बाहर निकली और रोज की तरह लड़ियाकर बोली, दीदी खाने का क्या डील डॉल है? बहुत भूख लग रही है। खाना तो लाडो कब से तैयार है, मैंने कहा। हम तो बस तुम्हारे कोप भवन के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रोज की तरह तीनों खाने की मेज पर बैठी। माँ ने रात का खाना करीब करीब छोड़ ही दिया था। फिर भी विनीता ने पूछ ही लिया, माता श्री का आज क्या फिर उपवास है? उपवास भी है और उन्हें प्रवचन में भी जाना था। उनसे कहो यार कि मजे से दोनों वक्त खाएं पिए और खुश रहें, जियो और जीने दो। भूखी रहती हैं तो दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, सारा घर परेशान होता है। उसके इस कथन पर हमने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। दीदी मुझे बार बार इशारा कर रही थी कि मैं उस लड़के के बारे में पूछूं। उनकी अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने जानबूझकर उन्हें अनदेखा किया। मैं खाने को बदमजा नहीं करना चाहती थी। हम लोग रोज की तरह कैसेटों की, सिनेमा की, क्रिकेट की बातें करते रहे। भोजन सानंद संपन्न हो गया। सोचा था रात को इत्मीनान से विनीता से बात करूंगी, पर वह तो बिस्तर पर पड़ते ही सो गई थी। दिन भर की थकान और तनाव अब उसके चेहरे से गायब थे और वह एक बच्ची की तरह मासूम लग रही थी। दीदी भी ज्यादा देर तक जागने की आदी नहीं है। सुबह 5 बजे से उठ जाती हैं, इसलिए रात 10 बजते बजते उनकी आंखें झपकने लगती हैं। मैं लेकिन देर तक सो नहीं सकी। सोचने का रोग मुझ में कुछ ज्यादा ही है। पापा की मृत्यु के बाद से ये बीमारी कुछ ज्यादा ही हो गई है। आज भी मुझे पापा की मृत्यु के बाद का सारा घटनाक्रम याद आ रहा था। शाम को सब लोग रोज की तरह पापा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संदेशा आया, पापा अस्पताल में हैं। हम लोग सब भागे भागे अस्पताल पहुंचे। तब तक सब समाप्त हो चुका था। लोगों ने बताया कि शायद दफ्तर में अचेत होते ही उनके प्राण निकल गए थे। अस्पताल ले जाना तो मात्र औपचारिकता थी। अगले 10-12 दिनों में घटनाक्रम इतनी तेजी से घूमता रहा कि सोचकर आश्चर्य होता है। एक व्यक्ति की मृत्यु कितने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर गई थी। पापा की राख ठंडी भी ना हो पाई थी कि सबको घर परिवार की चिंता सताने लगी। चिंता की तो बात थी ही, आखिर 3 लड़कियों की जिम्मेदारी का सवाल था। माँ को पेंशन तो मिलने वाली थी, पर उससे क्या होता? उन दिनों दीदी ही बस काम कर रही थी। वहाँ भी बहुत अच्छा वेतन नहीं था। सबसे बड़ा सहारा था अनुकंपा नियुक्ति का, और सबसे ज्यादा उहापोह भी उसी को लेकर थी। माँ का तो प्रश्न ही नहीं था। कुल जमा 8वीं पास थी। बहुत होता पियून की नौकरी मिल जाती, पर वह हम में से किसी को भी गवारा नहीं था। चाचा बोले सुनीता को लगवा देते हैं। उसके दबे हुए रंग के कारण शादी में वैसे भी बहुत अड़चन आ रही है। सरकारी नौकरी लग जाएगी तो लड़के वाले हाथों हाथ ले लेंगे। पर मामा जी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। बोले सुनीता की समस्या तो हल हो जाएगी, पर हमारी बहन का क्या होगा? उसे तो इसी कमाई के सहारे जिंदगी गुजारनी है। तो क्या लड़कियों को जिंदगी भर घर में बैठा कर रखेंगे? मान लो अनीता की भी लगवा देते हैं तो 3-4 साल में उसकी भी शादी तो होनी ही है। एक प्रावधान होता है, फूफा जी बोले। लड़की अगर शादी कर भी ले तो भी आधी तनख्वाह वह अपने मैके वालों को देने के लिए बाध्य होती है। अरे लाख कानून हो, पर ब्याही लड़की का पैसा कौन लेगा बताइए तो? मौसी ने तुनक कर कहा। तो ऐसा करते हैं, विनीता को लगवा देते हैं। कम से कम 8-10 साल तक तो चिंता नहीं रहेगी, बाद में देखा जाएगा। अब तक मैं मूक दर्शक की भांति सारा तमाशा देख रही थी। अब मुझसे चुप नहीं रहा गया। मामा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उसकी कोई उम्र है नौकरी करने की? बच्ची है भी तो, कोई दूध मुंही बच्ची तो है नहीं। 18 पार तो कर चुकी होगी। तो क्या हुआ? इस समय वह पीएमटी की तैयारी कर रही है। पापा का कितना मन था कि कम से कम उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। हम दोनों आर्ट्स वाली थी, इसी पर सारी आशाएं थी। कम से कम पापा का सपना तो पूरा होने दीजिए। सपना पूरा ही करना था तो बने रहते, खुद तो चले गए और मेरी जान को ये 3 बलाएं छोड़ गए। माँ रोने लगी। वातावरण फिर शोकमग्न हो गया। जिज्जी ठीक कह रही हैं, वैसे 3 लड़कियों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तो इस पर डॉक्टरी पढ़ाना क्या कोई हंसी खेल है? इतना खर्च कौन उठाएगा? हम लोग उठा लेंगे। दीदी तो जॉब कर ही रही हैं, मैं भी नौकरी कर सकती हूँ। आप पापा के स्थान पर मुझे लगवा दीजिए। और कल को शादी करके चले जाओगे तब क्या हम तुम्हारे दरवाजे आकर भीख मांगेंगे? मेडिकल की पढ़ाई कोई 2 साल की तो होती नहीं, पूरे 5 साल लगते हैं। और देखो, उसके भाग्य में अगर डॉक्टर बनना होता तो जीजाजी असमय क्यों चले जाते? या वही पिछले साल निकल जाती, इस साल ड्रॉप ना लेना पड़ता। चाचा बोले,
मुझे बड़ा ताव आया। कहा, चाचा जी, पीएमटी इतनी आसान नहीं है। बहुत ही जहीन या भाग्य वाले होते होंगे जो पहली बार में निकल जाते हैं। अधिकांश लोग तो 2-2, 3-3 कोशिशें करते ही हैं। वैसे यह अच्छा ही हुआ जो वह पिछले साल रह गई, नहीं तो झक मारकर कोर्स तो पूरा करवाना ही पड़ता। चाचा ऐसे बोल रहे थे जैसे फीस उन्हें ही भरनी थी। मामा जी, आप लोग चाहो तो मुझसे लिखवा लो। विनी की पढ़ाई पूरी होने तक मैं शादी नहीं करूँगी। फिर तो ठीक है। और कर भी लोगी तो क्या हम तुम पर दावा ठोक देंगे? फूफा जी बोले। अनीता, तुम तो पीएचडी कर रही हो, तुम्हें तो किसी भी कॉलेज में तुरंत जॉब मिल जाएगा। यहाँ क्लर्की में अपनी डिग्री क्यों बर्बाद करती हो? यह नौकरी विनीता को करने दो, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। अरे बीए एमए घूमते रहते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तुम तो समझ लो कि विनीता बड़ी भाग्यवान है जो बैठे बिठाए सरकारी नौकरी मिल रही है। नहीं तो आजकल हायर सेकेंडरी को पूछता कौन है? अजीब शख्स है, बाप की मौत को भाग्यशाली बता रहा है। मन हुआ कह दूं भगवान ऐसा भाग्य आपके बच्चों को भी दे, पर चुप कर गई। मैंने और दीदी ने बहुत जोर लगाया पर हमारी एक न चली। माँ को तो सारे रिश्तेदारों ने ऐसा घेर रखा था कि वे हमारे हिस्से आती ही न थी। पिता तो चले ही गए थे, माँ भी हमसे दूर हो गई थी। वे हमारी किसी सुझाव, किसी प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। विनीता को जब यह निर्णय सुनाया गया तो उसने रो रो कर घर भर दिया और हम लोग असहाय होकर देखते रहे। उसने खाना पीना छोड़ दिया पर कोई नहीं पसीजा। एक तरह से हाथ पकड़कर ही उससे एप्लीकेशन लिखवा ली गई। हम दोनों से भी लिखवा लिया गया कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम अपना हक स्वेच्छा से छोड़ रही हैं। माँ का तो प्रश्न ही नहीं था, उनके भाई उनसे जहाँ चाहे दस्तखत करवा सकते थे। इसके बाद पीएमटी की परीक्षा आई और चली गई। सूजी हुई आंखें लिए विनीता घर में कैद होकर बैठी रही। उसने सहेलियों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, उसका हंसना बोलना बंद हो गया था। पूरे 4 महीने लगे, तब जाकर उसका ऑर्डर आया। पहले दिन मामा जी दफ्तर तक पहुंचाने गए थे। मैं उसके लिए मिठाई लेकर आई। दीदी नया पर्स, छाता, टिफिन बॉक्स लेकर आई। मैंने अपने 2 अच्छे सूट उसे निकाल कर दिए। बड़ी बहन के नाते हम यह कर रहे थे, पर मन में एक अपराध बोध तो था ही। सुबह घर से छुई मुई सी रोनी सूरत वाली विनीता ऑफिस गई थी, पर शाम को लौटी तो बदली हुई थी और फिर बदलती ही चली गई। सुबह की चाय हम लोग अक्सर गैलरी में ही लेते हैं। हम लोग मतलब मैं और दीदी। माँ तो उस समय सोई ही रहती हैं। मूड हुआ तो विनीता हमारे साथ बैठ जाती थी, पर अमूमन वह उतनी सुबह बिस्तर छोड़ना पसंद नहीं करती है। घर में वही एक खुली जगह है, इसलिए मैंने वहाँ 10-20 गमले रख लिए हैं। उनकी साज संभाल का भी वही समय होता है। उसके बाद तो पूरा दिन भागदौड़ में ही बीत जाता है। चाय पीकर रोज की तरह दीदी अखबार देखने लगी थी। मैं मनी प्लांट के पत्तों को गीले कपड़े से पोंछ रही थी। तभी विनीता की महीन सी आवाज़ आई, दीदी चाय है? बिल्कुल है, आ जल्दी से कप ले आ। उसके भीतर जाते ही दीदी फुसफुसाकर बोली, लगता है महारानी का दिमाग आज ठिकाने पर है। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती रही। विनीता भी तब तक कप लेकर लौट आई थी। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसने कहा, अनु दीदी, आप कभी कोहिमा गई हैं? वहाँ के मनी प्लांट्स देखिए। यू कांट इमेजिन सच अ बिग साइज। बातों का सूत्र पकड़कर मैंने पूछ ही लिया, कल कोहिमा गई थी? उसकी स्वीकारोक्ति के साथ ही दीदी शुरू हो गई, किसके साथ गई थी? पराग के साथ। पराग शुक्ला तुम्हारे दफ्तर में है? नहीं, शुक्ला अंकल का लड़का है। वो एक बार मुझे घर छोड़ने नहीं आए थे, उन्हीं शुक्ला जी का बेटा है। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्टर साहब, क्या बेटा भी उनके साथ ठेकेदारी करता है? नहीं, वो तो मंडी द्वीप की किसी फैक्ट्री में है, इंजीनियर है, डिप्लोमा है। तुम्हारी पहचान कैसे हुई? अंकल के साथ वह भी कभी कभी ऑफिस आ जाता है। कल लंच पर अंकल भी साथ थे। कमाल करती हो दीदी, अब मुझे टोकना ही पड़ा। कल अगर शुक्ला जी साथ में होते तो क्या फूफा जी भागे भागे रिपोर्ट करने आते? फूफा जी तो बेहद घटिया इंसान है, छोटी ने मुंह बिचकाकर कहा। जैसे खुद हैं वैसा ही दूसरों को समझते हैं। पराग बेचारा इतना शरीफ लड़का है, इतना मॉडेस्ट और इतना हेल्पफुल। सो तो होगा ही, ऐसे वैसे को तो तुम मुंह नहीं लगाओगी, मैं जानती हूँ। मैंने छोटी का मन खुश करने के लिए कहा, पर दीदी जुटी हुई थी। फिर भी छोटी, थोड़ा संभल कर ही चला करो, जमाना बड़ा खराब है। पराग लड़का अच्छा होगा, पर क्या कह सकते हैं, तुम लोगों के बीच ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है ना? सिर्फ फ्रेंडशिप ही है ना? ऐसी वैसी बात का क्या मतलब है दीदी? छोटी एकदम भड़क गई थी। साफ साफ पूछो ना कि मेरा उससे कोई अफेयर तो नहीं है। एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि मैं अपने को उस दफ्तर में दफन नहीं होने दूंगी। मुझे बेहतर जिंदगी की तलाश है, एक मजबूत सहारे की तलाश है। अगर मेरे भाग्य से मुझे कोई अच्छा साथ मिलता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगी। ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। तो क्या तू शादी करने की सोच रही है? दीदी चकित थी। सोचना तो पड़ेगा दीदी, किसके? कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए बेटियां वीडियो का दूसरा भाग जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।